नमस्कार। मेरा नाम विजय रैना है और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल द कश्मीर डायलॉग। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस चैनल पे। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो कश्मीरी पंडित, कश्मीर को बिलोंग करने वाले एक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, श्री राकेश हंडू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी चैनल में, हंडू साहब। नमस्कार। राकेश जी, आवाज आ रही है? नमस्कार नमस्कार अनंत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अ, राकेश जी, चूंकि आप हमेशा मीडिया में एक्टिव रहते हैं, हम देखते रहते हैं आपको सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में या अच्छे से बाकी कॉल जगहों पे बहुत ठीक है। ठीक है। आप एक्टिव रहते हैं। तो कश्मीर में आप किस जगह को बिलोंग करते हैं और कश्मीर में कहां से हैं आप? जरा अपने बचपन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मैं बेसिकली रैनावली से बिलोंग करता हूँ और मेरा ओरिजिनल बर्थ प्लेस तो जम्मू है। जी। लेकिन हम लोग कश्मीर में रैनावली में रहते थे। मेरा एजुकेशन वगैरह सब श्रीनगर से ही है। तो फिर हम्म। 90s में जब टर्मोइल हुआ था, 32 मतलब 1990, उसके बाद माइग्रेंट की तरह जम्मू आया। हालांकि हम लोग जम्मू रिशफल करते रहते थे। हैड जी। हाउस इन रघुनाथ बाजार। मेरे पुश्तैनी हम्म। मकान था, जम्मू में भी था। तो हम लोग वहां भी आते थे, विंटर हम वहां बिताते थे, हेरत वगैरह वही मनाते थे हम लोग। लेकिन हम्म। एक्चुअल जो है वो मेरा रहना, कॉलेज स्कूल वो सारा श्रीनगर से ही रहा है। और हम हम्म। रैनावारी के ही बेसिकली रहने वाले हैं। जी। जी 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 जी, जी रहने रहना वाले साहब। से ही रहने वाले हैं तो मुझे बताइए कि अपने बचपन का कुछ वहां का वो जो आप सोशल एक्टिविज्म, क्या ये बचपन से ही था? कहीं ना कहीं तो वो होता ही है कश्मीरी पंडितों ये में। मेरे खून में आपने भी ये लग रहा है। ये 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 मेरे ये मेरे खून में बचपन से ही था। अगर जी। हमारे मोहल्ले में या कोई भी मतलब कॉलेज में स्कूल के टाइम में दबंग की तरह रहे हैं, दबंग की तरह जिए हैं। और वहां पे कभी मतलब कभी झुक के काम नहीं किया, चाहे स्कूल के टाइम में रहे हो चाहे कॉलेज के टाइम में रहो, इन मोहल्ले में भी एज ए जी। मस्कुलर कम्युनिटी। मेरे जैसे मतलब लोग थे, कुछ बड़े लिमिटेड ही थे, जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा आपके सामने। सतीश जी। टिक्कू, जिनको जी। मारा गया। द फर्स्ट विक्टम वाज टेकलाल टेपलू एंड ही वाज द सेकंड विक्टम। तो उसके जी। बारे जी। में तो पूरा हवा कदर जानता है कि उसका क्या वहां पे ही वाज अ टाइगर। तो मैं भी अपनी जगह छोटा मोटा टाइगर था। तो हम किसी से डरते नहीं थे। मारे भी बहुत खाई है, चोटें भी बहुत खाई है, लेकिन डरते नहीं थे। चाहे वो स्कूल का जी। टाइम हो, चाहे कॉलेज का टाइम हो, चाहे मोहल्ले का टाइम। ये वहाँ की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो भी जानती थी और आज भी जानती है। तो ये मेरा जी। बैकग्राउंड रहा है, बचपन से ही रहा है कि मैं, वो बोलते हैं ना, बॉर्न वैरियर, जिसको आप बोलते हो ना, बॉर्न वेरियर। और आज आई एम जी। नाउ जी। टचिंग ऑलमोस्ट 60। तो अभी भी मेरा एक्टिविज्म है। वो एक्टिविज्म मेरे साथ तभी जाएगा जिस दिन ऊपर वाला बुला लेगा। वो टाइम तो सबको आया है, आएगा एक एक ना एक दिन। तो तब तक एक्टिविज्म रहेगा। इसमें घर में भी गालियां पड़ती हैं, अड़ोसी पड़ोसी से भी गालियां पड़ती है, क्या बहुत हो गया बहुत हो गया। तो लेकिन मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि माई ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। तो या अगर मुझे चेंज करना है अपने आप को, तो आई हैव टू गेट माई ब्लड चेंज्ड, which is बी next to नेगेटिव। impossible. Which is next to impossible, राणा साहब। विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आपने सही कहा। तो माइग्रेशन के बाद जम्मू में आपका कैसा जीवन रहा और जम्मू में ये एक्टिविज्म को आपने कैसे किया फिर? देखिए, जम्मू जब हम लोग आए तो उस टाइम पे त्रासदी थी। जो लोग वहां से निकल थे, गांव से, शहरों से, आप भी उसमें से एक हो। तो उस जी। टाइम पे एक सेंटर था, दैट वाज गीता भवन। तो जी। मैं उस टाइम पे यही सोचा अपने आप को, मैंने बोला मैं, चलो मेरा तो घर है यहाँ पे, मेरी छत है, या हमारे जो रिलेटिव आते थे तो उनको एक सहारा था कि हमारा वहाँ पे मकान है। वो आते थे बेचारे, 2-4 दिन वहाँ रहते थे। इन द मीन टाइम जाके कोई किराए का मकान देखते थे, तो उनको एक पॉइंट था कि हमने कश्मीर से निकलना है, तो एक हमारा घर है वहाँ पे रघुनाथ बाजार में। तो वहाँ आते थे, हम्म। रहते थे। इवन 4-5 कमरों का हमारा घर था, डबल स्टोरी। तो वहाँ पे एट अ टाइम 15-15, 20-20 फैमिलियां भी रहती थी। एक एक कमरे में हम 7-7, 8-8 लोग सोते थे। रहते थे। लेकिन मैंने को जी। दर्द उनका था जिनके पास में कोई बेचारों का ठिकाना नहीं था। तो मैंने अपना घर बार छोड़ दिया। तो मैंने फिर हम्म। उसके बाद में जो मुट्ठी में, मिश्री वाला में जो कैंप्स थे, रेलवे स्टेशन पे कैंप थे, गोलपली में कैंप थे, वो सारे मैंने वहां पे लगवाए हैं, अपने हाथों से लगवाए हैं। और उस टाइम पे हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब होते थे, विजय बकाया जी। वो मेरे को जी। तब से जानते हैं। मैं उनके पास रोज कोई ना कोई प्रेजेंटेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जाता था। तो वो भी मतलब है गवर्नमेंट ऑफिशियल, बट जो भी एज ए कश्मीरी पंडित वो कर सकते थे। उन्होंने एज ए ऑफिसर भी हेल्प करी है। और उसके बाद फिर गीता भवन में तो सेंटर था ही, तो लोग पहले वहां से आते थे भाग के। तो सबसे पहले गीता भवन, वहां से फिर जी। उनको शिफ्ट करना।
कहीं जी गवर्नमेंट की बिल्डिंग के हमने कैप्चर करी, जहाँ पे एक एक वो मंजर मेरी आंखों के आज भी सामने है कि एक एक बिल्डिंग के अंदर, एक एक कमरे के अंदर 8-8 फैमिली को वो बोलते ना, वो पर्दे लगा के बीच में, क्योंकि जी 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 औरतें हैं घर रहते थे। में, बाहर बाथरूम जी टेम्परेरी बनाते थे। तो हमने फिर एक वहाँ पे ऑफिस भी खोला था, आपने शायद जम्मू में देखा होगा, क्योंकि हमारा घर वहाँ पे रघुनाथ बाजार में ही था। तो वहाँ पे एक हम्म, हिमगरी होटल है, जब कैलाश कैफेटेरिया की तरफ आप जाते हो रघुनाथ बाजार में, लेफ्ट जी साइड में जी आप देखोगे एक हिमगरी होटल है। तो वहाँ पे हम्म, हमने एक हेल्पलाइन ऑफिस खोला था 24x7। तो वहाँ हमारा हम्म, कोई ना कोई प्रतिनिधि बैठा रहता था, इवन मैं बैठा रहता था कि, और सारे कैंप कमांडर बनाए थे कि कहीं भी कोई कोई परेशानी हो, पानी की जी समस्या हो, बिजली की समस्या हो। तो ये एक हम्म, चैलेंज था उस टाइम पे। मैं आए दिन अखबारों में कोई ना कोई स्टेटमेंट देता था। कभी हम लोग शाम को जी कैंडल मार्च निकालते थे, क्योंकि रोज कोई ना कोई दुख भरी खबर आती थी कश्मीर से। आते तो थे बिल्कुल बिल्कुल। इस दौरान मैं उस टाइम पे आरएसएस को अप्रोच किया, विश्व हिंदू परिषद को अप्रोच किया, एवं मैं शिवसेना को भी अप्रोच किया, क्योंकि यंग थे, ब्लड गर्म था, जोश तो बचपन से ही था। तो जी कि हम ना वापस क्यों ना जाए, हम फाइट बैक क्यों ना करें। तो मेरे हम्म, को उस टाइम पे मैंने सभी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, घर वालों से तो पैसे मांग नहीं सकते थे। तो हमें पाकिस्तान तो आईएसआई वहां से हथियार नहीं देता, ना कोई इंडिया में देता। तो हमने वो भी जी प्रयास किया कि हमको कोई सपोर्ट मिले। तो हम सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास गए कि हथियार दो जी या हमें फंड दो, तो हम कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे। लेकिन सभी ने हमें हम्म, एक्सप्लॉइट किया। अल्टीमेटली मेरे को फिर सीआरपी से ऑफर आया, तो मैं फिर सीआरपी के साथ वहां काम किया, जगमोहन जी के लीडरशिप के अंदर। वो आपने जी स्टेटमेंट सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो जी जी उस टाइम पे जो सिचुएशन कश्मीर की थी, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ था। इवन हम जब वहां पे मास्क पहन के जाते थे, तो लोग आके नॉक करते थे, पुलिस वाले, जेके पुलिस वाले, चेक करने के लिए कि ये एक्सटर्नल मिलिटेंट है या ये कोई इखवान है, ये इनको रास्ते हम्म, दिखा रहा है। काफी वहां पे फिर हम्म, हमको ट्रेनिंग भी दी गई। फिर हमने AK-47, SLR, कार्बाइन, पिस्टल सब सिखाया हमको चलाना, क्योंकि हम जाते थे हम्म, कहीं पे एनकाउंटर हुआ, तो ये लोग तो अपने बचाव करते थे। अगर कहीं से फायरिंग हो रही है, तो ये लोग पेड़ों के पीछे छुप रहे हैं, बिजली के खंभों के पीछे, हमें अकेला छोड़ रहे हैं बीच रास्ते में। जी तो फिर हमने वहां पे प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमको भी हथियार दो। लेकिन गवर्नमेंट का हम्म, ये चैलेंज था कि क्योंकि हम वहां से निकले हुए हैं, जिन परिस्थितियों में निकले, कहीं इसका मिसयूज ना करे। बाद में मिसयूज ना हमसे बॉन्ड करें, लिखवाए बिल्कुल गए। सही बात। हाँ। सही बात तो है। और क्योंकि वो एक सिचुएशन थी। खून गर्म था। हाँ, खून कहीं गर्म भी था, और कुछ हम वैसे भी हथियार ढूंढ ही रहे थे। तो उसके बाद फिर वहां पे मैं अलग अलग गुपकार रोड पे रहे हम, सीआरपी कैंप में। उसके बाद लास्ट में मैं इस्लामा कॉलेज में था, 69 बटालियन के साथ में रहा। जी और जी उसके जी बाद जब मौलवी उमर फारूक जो है, इनके फादर को जब असेसिनेट किया गया था, तो हम लोग हम्म, ही थे वहां पे। जब गए थे हम लोग पे, काफी प्रोसेशन बहुत बड़ा आ रहा था। इसके ऊपर एक बुक भी आने वाली है बहुत जल्दी। आ, हम्म, उस बुक का नाम है, मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहूंगा, रिविजिटिंग कश्मीर। ये एक एक्स हमारी कम्युनिटी से, ये एक्स आर्मी ऑफिसर है, जो उस टाइम कश्मीर में सर्व कर रहे थे। रिविजिटिंग कश्मीर। रिविजिटिंग कश्मीर। तो क्या परिस्थिति थी 90s की, उसमें मेरा भी इंटरव्यू है कि जो मैं आपसे हम्म, अभी शेयर कर रहा हूँ। जी तो ये जी एक बुक भी आ रही है, और काबू साहब जो भी आजकल जयपुर में रिटायर्ड डीआईजी आईजी है, बीएसएफ के हम्म, थे, वो भी वहां पे उस टाइम पे काम कर रहे थे। उन्होंने भी एक मेरे बारे में लिखा है, आलो, जो एक हम्म, मैगजीन निकलता है बॉम्बे से। अब उसका मोटो साहब ने नाम चेंज कर दिया, स्पेड एंड स्पेड। पहले आलो हुआ करता था एक टाइम पे। तो हेलो ये एक परिस्थिति, ये काम बचपन से ही था, और जुनून आज भी है, तब भी था, इस उम्र में भी जुनून है, अभी समाज की सेवा करनी है, इसीलिए भगवान ने शायद इसीलिए मुझे इस धरती पे भेजा है। तो जी विजय जी। ये एंटी एंटी इंसर्जेंसी काम करने के बाद फिर आप पॉलिटिक्स में कैसे आए? कोई आपने कोई मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी। मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब जगमोहन को वहां से निकाला गया, तो हम लोग वापस आ गए थे जम्मू। तो फिर उसके बाद मेरे कुछ फोटोज थे, जो वहां पे मतलब आइडेंटिफाई हो गया था कि ये कौन सा बंदा है, लीड करता था मेरे साथ में, टीम थी पूरी। मैं कुछ लोगों के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो नहीं आना चाहते हैं सामने। तो सही वो बात। दुनिया को सबको पता है। तो वो टीम फिर थी, तो क्योंकि मैं टीम लीडर था, तो जैसे ही कश्मीर से लोग भागते आ रहे थे, कोई बोल रहा है मेरे घर वालों को, इसका पोस्टर हमने देख लिया है, आईएसआई से थ्रेटनिंग मेरे को आ रही थी। तो हम कश्मीरी पंडित हैं, अब आपको पता ही है, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मेरे ब्रदर अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो उनको लग जी रहा था कि इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे जबरदस्ती वहां से निकाला गया। जी जी पहले जी जब मैं कश्मीर भी गया था, तो मेरे घर वालों को मालूम नहीं था 1 साल तक कि बेटा है कहाँ। तो है उसके बाद ये कहाँ? दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि घर वालों ने बोला कि तुतुल बैग नहीं यार, मारना वा का इसके, कि कहीं घर पे ही हमला ना हो जाए। तो उन सही सही। परिस्थितियों में मेरे को निकलना पड़ गया। तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में आया, जॉब करी, स्ट्रगल किया, 1200 रुपए से सैलरी शुरू की दिल्ली में।
उसके बाद मैरिज हुई। उसके बाद मैं पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, जैसे एक आर्मी ऑफिसर की ट्रांसफर होती है। मैं बैंगलोर तक पहुंचा हूँ, बैंगलोर में रहा हूँ, मैं गुजरात में रहा हूँ, मैं राजस्थान में रहा हूँ, मैं पंजाब में रहा हूँ, मैं जलंधर में रहा हूँ, मैं लुधियाना में रहा हूँ। अभी मैं फाइनली पिछले 35 साल के बाद में ऑलमोस्ट अब सेटल फरीदाबाद में हुआ हूँ। तो अच्छा। ये मेरी जर्नी जर्नी तब से चली आ रही। तो बीच में क्या हुआ था कि 2000 मैं वहां पे ही सेवा भाव तो था ही। जब मैं जी। जयपुर पहुंचा तो जयपुर में हमारी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, कश्मीरी विस्थापित हिंदू समिति। तो हम्म। लोगों को मेरा ट्रैक मालूम भी था, तो फिर लोगों का वहां पे आया कि कुछ जो माइग्रेंट फैमिलीज रह रही है कि यार आप लीड करो यहाँ। हमारे अलग अलग रोज कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होती थी। तो फिर वहाँ इलेक्शन हुआ, तो आई वाज मेजोरिटी से मैं इलेक्शन वहां पे जीता। लोगों ने मेरे ख्याल में 110 वोट थे, जिसमें से 105 मेरे को पड़े। तो आई वाज जी। इलेक्टेड। तो बाद में फिर मैंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया कि वहां भी यही प्रॉब्लम थी, प्रेसिडेंट एक लॉबी से आ रहा है, जनरल सेक्रेटरी एक लॉबी से आ रहा है, जो हमारी आज की समितियों की हालत आपने भी देखी होगी। तो मैंने वहां ना खुद कॉन्स्टिट्यूशन काम, चेंज ना किया खुद कि काम करो तो ना अगले को काम करने दो। हाँ, तो क्या होता था, मीटिंग में जाते थे तो आप प्रेसिडेंट ने कुछ बोला तो जनरल सेक्रेटरी खड़ा हो रहा है, उसकी टांग खींच रहा है पीछे से, जनरल सेक्रेटरी कुछ बोला तो उसकी ट्रेजरर पीछे से टांग खींच रहा है। तो ये जब मैंने सिचुएशन वहां देखी, तो मैंने एक वहां पे रेजोल्यूशन पास किया जनरल बॉडी में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में, कि भैया लेट अस हैव इलेक्शन फॉर ओनली 1%, जो जनरली हम्म। होना चाहिए, एंड लेट हिम हैव हम्म। हिज ओन टीम। वो अपने बंदे ले आए टीम में, एंड देन ही इज आंसरेबल टू द कम्युनिटी। उसके बाद बाकी जी। कोई एक्सक्यूज नहीं बचता है, क्योंकि लोगों हम्म। का मीटिंगों में आना ही इंटरेस्ट खत्म हो गया था। वो आपस में जब देखते थे कोई बुजुर्ग आ रहा है वहां पे, कोई हमारी लेडीज आ रही है वहां पे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अल्टीमेटली कोई जिस पर्पज के लिए वहां मीटिंग होती थी, पार्क में जाते थे, क्योंकि वहां पे कोई भवन नहीं है, कोई ऐसा नहीं जगह है, नहीं पार्क था, में मिलते बिल्कुल। थे हम। तो हम्म। संडे के दिन मिलते थे, महीने में या 2 महीने में एक बार, या वहां पे जन्माष्टमी दुनिया का भी हम लोग तमाशा देखती होगी ये कहाँ से लोग आए और हल्ला उल्ला कर रहे बाहर हैं भी पार्क बाहर भी में। बाहर भी जो सड़क होती थी बगल में, वो भी खड़े हो जाते थे कि यार ये अंदर कौन लोग हैं आपस में कपड़े फाड़ कश्मीरी रहे हैं को एक क्या दूसरे हो के। गया। हाँ। जी। तो उसके बाद फिर मैंने वहां पे जो उस टाइम पे भैरव सिंह जी शेखावत थे हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके पास गए तो उन्होंने हमारे को वहां पे रिलीफ, जो एएमआर जिसको हम बोलते हैं, 250 रुपए पर पर्सन विद बाउंड्री लिमिट ऑफ 4 पीपल, तो 1000 रुपए से वहां पे रिलीफ शुरू किया। फिर वो बढ़ते 1000 रुपए। बढ़ते बढ़ते बाद में वसुंधरा राज का रजीम आया, तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली। तो वहां पे फिर उनसे वाज हैंडलिंग फाइनेंस। तो क्योंकि ये बजट जो आता था, ये आता वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो उनका एक फंड होता था, उससे हम निकलवाते थे सेंटेट्स। जी। और उसके बाद में इशू बच्चों के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से होता था, हम्म। उसमें भी देनी लग गए। जी। तो आज सिचुएशन ये वापस आ चुकी है जयपुर में कि जब से मैं निकला हूँ, ना रिलीफ मिल रहा है वहां पे, ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल रही है। तो ये आज जयपुर के लोग भी मिस कर रहे हैं मुझे। तो लेकिन ये जी। एक्टिविज्म जी। चलता गया साथ साथ ही, जहां जहां मैं गया। उसके बाद में क्या हुआ कि हम्म। 2008 में कलकत्ता में एक एनक्लेव हुआ था। जिस टाइम पे श्री एम के काव साहब हमारे ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट थे, और हम्म। शुभन दूधा की स्वर्गीय भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दे। और काफी हम्म। वेटरन लोग थे, मट्टू साहब थे, दीवानी साहब थे, अलका जी थी। तो एक थॉट हम्म। प्रोसेस आई कि हमारी कोई सुध नहीं लेता है, तो हम्म। हम क्यों ना अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं। तो ये जी। कलकत्ता कनक्लेव में इंडिया मेरे को भी बुलाया गया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीरी विस्थापित समिति जयपुर। तो बिल्कुल। वहां पे हमने सबने ये डिसीजन ले लिया मिलके कि लेट्स हैव ओवर, इसे जानते हुए कि हम जीतेंगे ही नहीं, बिकॉज वो माइनॉरिटी कम्युनिटी इन कश्मीर, बट अपनी जमीन का कम से कम कोई वहां पे एक कोई रेजिस्टेंस तो दिखाएंगे आवाज तो कम। उठाने जी। वाला हो। हाँ। हम्म। तो फिर ये रजिस्टर हुई थी 2007 से ना 2008 में, ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई थी बाय द नेम ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट। तो जी। उसके बाद फिर 2008 में ये डिसाइड हुआ कि लेट्स हैव, एक बार जरा हम भी मैदान में उतर के देखते हैं कि कितना दम है। वो तो ना गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, उसके ऊपर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जोश तो था ही। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने मट्टू साहब ऐसा है ना, मैं नहीं लड़ूंगा भाई। बोले क्या हो गया, मैंने बोला मैं तो लड़ूंगा जी, डॉन जो कश्मीर के हैं डॉक्टर फारूक साहब। तो मैंने डॉक्टर हम्म। फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना नॉमिनेशन भरा। तो वहां मुझे गजल लोग बल। बोलते थे कि यार तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यार, तू क्या शेर बबर के अगेंस्ट में के बेटे के अगेंस्ट में तू थोड़ी जीत जाएगा। मैंने बोला मेरा पर्पस जीतना नहीं है, मैंने शेर की दुम पे अपना पैर रखना है, ताकि वो एहसास हो कि कश्मीरी पंडित अभी कश्मीर छोड़ा नहीं उन्होंने, चाहे आप कितना भी जी। कोशिश कर लो। तो वो जी। प्रयास अभी तक चल ही आ रहा है। उसके बाद फिर अभी पीछे मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए भी गया था दोबारा। ठीक है, मेरे को वहां से वोटर लिस्ट से मेरा नाम तो गायब वो किया गया। वहाँ क्या इशू हुआ था जब आप गए थे श्रीनगर में? मैंने देखा
आपने सारा कुछ मतलब भर दिया था, सारे डिटेल्स फॉर्म वार्म भरा था, तो हुआ क्या, वो रिजेक्ट क्यों हुआ? हुआ रिजेक्ट इसलिए कि मेरे को पता चला लास्ट मोमेंट पे, जब बीजेपी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वहां से, तो मैंने बोला कि व्हाई नॉट टू गो एंड कंटेस्ट एंड इनके पट्टू पे वोट तोड़ दूं मैं, ताकि इनको हमारी समझ तो आ जाएगी कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे मतलब एटलीस्ट जो हमारी जनरेशन है। तो हुआ क्या था कि लास्ट मिनट में मुझे पता चला जी मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब है। अरे 2008 में जब मैं वो इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मेरा वोटर लिस्ट में ऑलरेडी नाम है। फिर मैंने वहां डीसी साहब से बात की, तो मैंने दोबारा अप्लाई किया, तो मुझे बोला गया था कि इसका जो टाइम है आपको 15 दिन में आ जाएगा। जब 13वें दिन मैंने पता किया तो बोलते जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वो ब्लॉक हुई गई है। लॉस फिर हो उन्होंने गए। मेरा वो ए आर ओ जडीबल, जो पहले हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी उसका रिनेम कर दिया उन्होंने जडीबल। तो जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी का एआरओ था, उसने अप्रूव भी किया, मेरे पास मैसेज भी आया, उसके स्क्रीनशॉट मैंने लगाए। उसके बाद डीजे डीसी साहब के सामने नॉमिनेशन भी भरा, 25,000 रुपए आज भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास मेरे पड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी रसीद खो गई या मैंने एफिडेविट वगैरह भर के भेजा है, तो आज तक जी वो जी। पैसा वापस नहीं आया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा जब अप्लाई किया तो मेरा जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से वोटर कार्ड में नाम ऐड हो गया। नाउ आई एम द वोटर ऑफ रहनावाली। आप समझ सकते हो बात। मैंने जी जी। मैं अब उसको एम फॉर्म के थ्रू मैंने अब उसको ट्रांसफर कराया था, पीछे जब यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए थे तो मैंने यहाँ पे अपना जेके उसमें अपना वोट डाला था। नाउ आई एम रजिस्टर्ड वोटर। तो दूसरी बार जब मैं गया था तो मेरे कागजों में कमी निकाली। अनफॉर्चुनेटली जो जो एडवोकेट मैंने किया था उसको पैसे दिए थे, उसके बाद भी वही रीजन। वो कहते हैं ना, हमने टेररिज्म पेंटेरिज्म अब देख रहे हैं, पहले गन देखा। तो उसके बाद में मेरे को असेंबली इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया, तो मुझे लगा कि मेरी कोई वैल्यू है कश्मीर में, कि कोई तो है आज भी मेरे से घबराता है वहां पे। भले भले मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि कम से कम 100 वोट ही उनके लिए मायने रखते हैं। तो जी 100 जी। वोट ही ये कश्मीरी पंडित है, ये बटकोट है, ये हमारे 100 वोट या 2 वोट, क्योंकि इलेक्शन में 1 वोट मैटर्स। तो हो सकता है कोई रीजन हो, कोई ब्यूरोक्रेटिक पीछे प्रेशर हो या हाँ क्या हो, भगवान जानता है। जी जी। लेकिन लड़ाई चलती रहेगी जब तक जिंदा है। अभी 5 साल के बाद और जी इलेक्शन आएगा, और जाएंगे विजय जी। जैसे अभी अभी क्योंकि हम अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि अभी की परिस्थिति जो कश्मीरी समाज के आप इतना एक्टिविज्म कर रहे हैं, मैं आपके जो मैंने ये बहुत सारे जो आपके ऑडियोज भी सुने हैं बहुत सारे ग्रुप्स में, लेकिन लोग, मुझे लग रहा है कि इल्जाम ये लगाते हैं कि आप बहुत आउटस्पोकन हो, जैसा कि अभी आपने बता भी दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि इस वजह से लोग आपसे दूर भागते हैं? जो नजदीक आना चाहते हैं तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि आउटस्पोकन हो आप, हरेक को जो भी है कि वहीं काट देते हो कहीं ना कहीं जहां आपको गड़बड़ लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपने समाज के प्रति। नहीं देखो, ऐसा है, गलत चीज समाज के बारे में कोई कर रहा है। मैंने भी अब ऑलमोस्ट 58 की मेरी एज टच हो गई है। अब आप बताइए, 35 साल ऑलरेडी हो गए मुझे एक्टिविज्म में। जी मैंने लोगों की तरह समाज को नहीं बेचा है। ऐसा नहीं मेरे को ऑफर नहीं आई बीजेपी से, जी ऐसा नहीं है ऑफर मेरे को पॉलिटिकल पार्टी से आई, लेकिन मैं कभी भी उनका रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहता हूँ कि वो मेरे को बोलेंगे, मेरे को परमिशन लेनी है पार्टी प्रेसिडेंट से, मुझे बोलना क्या है, बिकॉज आई एम आउटस्पोकन पर्सन एज यू राइटली सेड। तो बिल्कुल। मैं जो ये चूहे बिल्लियां निकलती है बीच में कौम को बेचने के लिए, तो मैं उस टाइम पे मतलब मेरा मतलब ऐसे आता है कि मैं सारा उसका फाड़ दूं या अपना फाड़ दूं, वो आज भी मेरे अंदर जुनून है। तो कहने का हम्म लॉजिक ये है कि मैं इसलिए वो इस मैसेज डालता हूँ कि ताकि दुनिया को पता चले कि हो क्या रहा है। देखो, आउटस्पोकन होना, ये हमारी कम्युनिटी लाखों में से एक बंदा आपको मिले। मैं तो कहता हूँ हमारी तो खैर करोड़ में तो पॉपुलेशन है नहीं, 5 लाख में से 5 लोग नहीं मिलेंगे ऐसे जो सच के जी साथ खड़े हैं और सच बोलते हैं। मैं हम्म बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ के लोग जिनको हमने वहां पे इवनिंग क्लासेस खोले थे, जब हमारे स्टूडेंट वहां पे आए थे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वहां पे गांधी कॉलेज हो, अमर सिंह कॉलेज हो, इस्लामिया कॉलेज हो, जो हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट बच्चे वहां से आए थे, उनके लिए मैंने फाइट करके, क्योंकि जम्मू वालों की रेजिस्टेंस थी उस टाइम पे, वहां पे कैपेसिटी नहीं थी उनको अकोमोडेट कर। जी 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 जी। जी जगमोहन जी थे उस जी टाइम जी। गवर्नर, और हमारे बच्चे 2 बजे जाते थे स्कूल में और पढ़ के आते थे वहां से 6 बजे। वो काम भी हमने किया है। तो जी जी। कहने का मतलब ये है कि अब जो आदमी ने इतना 35, और कोई जी आदमी अब कम्युनिटी को बेचने निकला है, तो मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता, और जब तक मैं जिंदा हूं जी। मैं उसको बेचने नहीं दूंगा। तो राकेश जी, मुझे एक बात आप बताइए, अभी क्योंकि परिस्थितियां आपको पता है, आप इतना एक्टिविज्म है आपको, जो समाज में जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने सब कुछ है। तो मुझे बताइए अभी कि कश्मीरी पंडितों की एक्चुअल इस टाइम क्या दर्द है, क्या सिचुएशन है? कश्मीरी पंडित अपने आप को कहां पर पा रहा है? ना वो कश्मीर का रहा, ना वो जम्मू का है, बीच में कहीं लटका हुआ है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है?
देखिए कश्मीरी पंडितों क्या क्या है ना, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, तो इसलिए हमसे प्रॉब्लम है ये। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना, कश्मीर कर जी कर अब करी लो लो, ये बस खुश करी थी करी लो लो, हम बचपन में ये नारे हम्म सुनते थे कश्मीर में। प्रॉब्लम हम्म हमारे साथ में है कि हम किसी को मानते ही नहीं है। हम्म अब आज पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें इग्नोर क्यों किया है कि एक दरवाजे से एक मेमोरेंडम लेके जाता है, हम्म पिछले दरवाजे से दूसरा घुस जाता है। तो बोलते हैं हम्म इनका कोई नेता ही नहीं, इनका कोई लीडर नहीं, वो आपको ही पता है, आप भी पॉलिटिक्स में रहे हो, आप सरपंच भी रहे हो। तो हमारे साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की हम कश्मीरी में इसको बोलते हैं काव गाटुल। हम दूसरे को बेवकूफ समझते हैं कि मैं काव गाटुल हूँ। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, कश्मीर में हम बोलते थे कि कश्मीरी मुस्लिम इंडिविजुअल इज ए वेरी नाइस पर्सन, कलेक्टिवली दे आर इक्वली डेंजरस। नारे हम्म, तकबीर अल्लाह अकबर तो सड़कों पे निकलते थे, इंडिविजुअली आपके बिल्कुल। लिए जान देने के लिए तैयार होते थे। और आज भी आप जाते हो कश्मीर, आप देखते हो कैसा वेलकम होता है आपका वहां पे। या मैं जाता हूँ एज ए टूरिस्ट, भी वेलकम होता है वहां पे। इवन क्या रीजन 10 यही है बंदे चाहिए थे। जी हंडू साहब, क्या रीजन यही है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कश्मीरी पंडितों का सीरियस नहीं लेती? इसी है ना, बेसिकली वो भी बोलते हैं क्या के लिए कि इनके हम्म ये लोग तो मेरी कुर्सी कल खींच लेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे नेशनल हम्म कॉन्फ्रेंस में थे अनंतनाग से प्यारेलाल हंडू जी। हम्म, उनको कौन जिताता था वहां पे? या पढ़तों के थोड़े बहुत बिल्कुल। वोट पड़ते थे, या एनसी के जो सपोर्टर थे वहां की मैक्सिमम, मेजोरिटी कम्युनिटी। तो जी मैं जी, उनके पास मेजॉरिटी जाता था में। कभी हमारे हॉस्टल में कोई ना कोई काम करवाने के लिए अपने समाज के लिए। मैं उनको बोलता था, हम्म वो बोलता था कि यार अगर इनके सामने इनके लिए मैं ओपनली आ जाऊंगा तो ये तो मेरी ही कब्र खोद देंगे, ये तो मेरी ही टांग हम्म खींच लेंगे। ये एक नेता का स्टेटमेंट है, मैं इससे ज्यादा आपको हम्म एक्सप्रेस क्या बता सकता हूँ अपना। प्रॉब्लम हम्म यही है कि हम एक दूसरे को नहीं मानते। हम्म हमारी यूनिटी आज भी नहीं है। आप देखोगे हर गली में एक कमेटी है, चार यार और हम्म दो रिश्तेदार, इक्वल टू वन हम्म ऑर्गेनाइजेशन। 300 प्लस तो हमारी हम्म ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, हमने वहां मंदिर हम्म छोड़ दिए, हमने वहां पे सब कुछ छोड़ दिया। हर गली में आपको दिखेगा मंदिर है, हर गली में खीर भवानी है, हर गली में। अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं कि हमें वापस कश्मीर जाना है, तो क्या हम पहले वहां से खीर भवानी कंधे पे लेके आए थे क्या जम्मू? या जम्मू से हम खीर हम्म भवानी कंधे पे ले जाएंगे इफ यू आर सीरियस टू रिटर्न बैक टू अवर रूट्स, इफ यू आर हम्म सीरियस टू गो बैक टू कश्मीर? हमें पता ही नहीं करना हम्म, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी मुझे फटी बताइए लिखी कि कम्युनिटी मुझे तो। जी जी तो जी आपको विजय क्या जी। लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि जो हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज है अभी जो कश्मीरी लौटने के लिए परिस्थितियां जो है, गवर्नमेंट जैसे 370 को हटाया गया, तो सुनने में आ रहा है कि जैसे अभी पीएम पैकेज के लोग भी वहां हैं, उनको भी किसी तरीके से करने की जरूरत है, इन्वॉल्व करने। तो आपको क्या लग रहा है कि परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कश्मीरी पंडित को वापस ले जाने के? यदि नहीं तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने दुर्दशा पिछले 11 साल में देखी है, खासकर जब से बीजेपी सरकार आई। कश्मीरी पंडितों को डोमिसाइल के लिए हमारे बुजुर्गों को सड़क सड़क पे किया, खड़ा किया। ठीक है जी, आपकी स्टेट सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमें आप राशन के लिए देखो, एक वहां पे वो आता है आपका रिलीफ कमिश्नर, वो बोलता है जी पर्चे आपको रिलीफ कमीशन से लेनी चाहिए। पेंशन होल्डर जो बेचारे बाहर बैठे हो अपने बच्चों के पास में, जी आपको फिजिकल प्रेजेंट होना है। वो पहले वहीं पे अपने स्टेट में जहाँ पे भी होते थे, जेके बैंक में जाके अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन कराते, लाइफ सर्टिफिकेट देते थे और उनको पेंशन मिलता था। मतलब जी जितनी यातनाएं सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमें दी है पिछले 11 साल में, मुझे आपके माध्यम से अपने समाज से सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक चीज बताइए जी, इन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए किया। एज ए नेशन मैं मोदी जी को सल्यूट करता हूँ। ये मोदी जी ही थे कि जिनमें दम था, आर्टिकल 370 24 घंटे के अंदर अंदर उठा के उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन वही मोदी जी आके हर बार एक ही भाषण देते हैं, कभी टिकलाल टपलू फाउंड के नाम पे हम पुनर्निवास करेंगे, यहाँ से हमारी एक टीम निकली है पीस कमेटी पता नहीं है, वो बोल रहे हैं जी हम वहां कोई वो बनाए सोसाइटी बना लेंगे, उसके पीछे कौन फंडिंग कर रहा है? आप देख रहे हो, यही तो निर्णय हो गई हमारे समाज में। अब बताइए कि मैं इधर से एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो वहां से लोगों को बोल रहे जी आप कोई फॉर्म भर लियो, अब कोई 410 परिवार या कितने परिवार वहां जाएंगे रहेंगे। हाँ, 2 दिन पहले तो वहां पे हरवन में दक्षिण में मिलिटेंट मारा गया, और ये बोल रहे हम वहां पे रहने जाएंगे। किनको बेवकूफ बना रहे हैं? कल भी दो जो है ऑलराउंड वर्कर जो है हमारे काजीगुंड में जहां मैं रहता हूँ, उनको पकड़ा गया है AK-57 के साथ, उनसे रिकवर हुई है हाँ, 2 AK-57, मैं वही 56। बोल रहा हूँ विजय। विजय जी, मैंने ना मोदी जी जब पहली बार 2014 में कैंडिडेट थे, इनका एक इंटरव्यू देखा था रजत शर्मा जी का। जो उनका आता है, शो आता है रजत शर्मा जी का, और जी जी, उसमें मैंने आपकी पूछ अदालत। मोदी। हाँ, तो आपकी अदालत में रजत जी ने इनसे पूछा कि भाई जो हमारे अटैक हुए थे उस टाइम, पठानकोट में अटैक हुए थे या काफी जगह पे हुए, मुंबई में अटैक हुए थे 5 स्टार होटल, तो मोदी जी ने क्या टोट मारी थी।
मेरे को आज वो इंटरव्यू आप भी गूगल कर सकते हो, देख सकते हो। तो इन्होंने बोला था कि जब भी हमारे देश में, मुल्क में कोई हमला होता है तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी या सोनिया गांधी जी, ये जाते हैं ओबामा, क्योंकि उस टाइम यूएस का प्रेसिडेंट था ओबामा, ये रोने जाते हैं ओबामा ओबामा। तो आज मैं मोदी जी आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं कि क्या पिछले 11 साल में राजौरी में हमले नहीं हुए, पुंछ में हमले नहीं हुए, सांबा में हमले नहीं हुए? रोज के रोज कश्मीर से कोई ना कोई खबर आ रही, हमारे पीएम पैकेज के कितने बंदे मारे गए, वहां के लोकल पुलिस वाले कितने मारे गए, आज भी वहां पे हमले हो रहे। तो मोदी जी को बोलो ना मेरी तरफ से कि आप पीओ के चले जाइए। जब आपको पता है, रोज तो दावे ठोकते हैं हम तो पीओ की ले लेंगे जी, हम तो बलूचिस्तान ले लेंगे। बलूचिस्तान के लोग मोदी जी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमें अपने साथ से जोड़ लो। जी बातें जी। करना, भाषण करना अगर किसी ने सीखना है तो इनसे सीखिए आप। हम्म। ये तो मार्केटिंग बेच रहे हैं, ये अफीम बेच रहे हैं, और उस अफीम में हमारा कश्मीरी पंडित भी फंसा है। आज कश्मीरी पंडित को 11 साल के बाद रियलाइज हो रहा है, जो कश्मीरी पंडित भगवान भक्त बन गया था, मोदी भक्त बन गया था, वो आज दो दो के गालियां दे रहा है, भले ही आपके सामने ना दे रहा हो। आज जो दिल्ली का हाल देखो आप, जयपुर में रिलीफ बंद हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया। यहाँ पे आज की डेट में सेंटर में बीजेपी सरकार है, हमारे 1800 लोग हैं यहाँ पे फैमिली वाले, जिनके लिए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मैंने आज भेजा था। अब अल्टीमेटली मुझे एनसी के पास ही जाना पड़ गया रोने के लिए, क्योंकि रोहिला जी ने एक स्टेटमेंट पीछे दिया था सारी शरीफ में, सीरियसली आई वांट दैट माय आई एम मेकिंग ए रोड मैप, आई वांट माय कश्मीरी ब्रदरन टू रिटर्न बैक टू वैली। दैट अट्रैक्टेड मी, दैट इज व्हाई आई सेंट अ टीम टुडे। मैं खुद अवेलेबल नहीं था वहां पे आज। रोहेला अभी मैं उसका जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है शाम को ग्रुप्स में भी डालूंगा। अभी मैंने जी फोटोग्राफर जो हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है, उसमें जी मैंने जी। मेमोरेंडम में हर एक सब्जेक्ट को टच किया है, जो हमारी पीएम पैकेज वालों की एसआरओ 412 का इशू है, चाहे उनकी बेचारों की ट्रांसफर के इश्यूज है, चाहे उनको दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एट पर विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो बेचारे किराए के मकानों में रह रहे हैं तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। पीछे ने मुद्दा उठाया था कि भाई जो शहर के लोग वहां पे रह रहे हैं पिछले 14 साल से, जबर में क्वार्टर बन रहे हैं। उसके बाद में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, जब फर्स्ट असेंबली का सेशन वहां पे था, तो उन्होंने पहले ही संबोधन में कहा कि मैं जल्दी से जल्दी वहां पे पीएफ पैकेज के लिए क्वार्टर बनाऊंगा। आज मेरे को बताइए कि आज बोल रहे हैं जी अब तो मार्च में वहां पे हम पोजीशन देंगे। मैं खुद जब खीर भवानी यहाँ से बसें लेके गया था दिल्ली एनसीआर से, वहां हमको क्योंकि रात को आंधी तूफान आया था, हम वहां पे रुके थे वंदहमा। मैंने उस वंदहमा कैंप की हालत देखी है, मतलब लिटरली मेरे को रोना आया कि जो 4-4 मंजिल के मकान छोड़ के, बगीचे बागान छोड़ के बेचारे वहां पे सर्विस कर रहे हैं। जी और जी ये बोल रहे हैं, अभी एक स्टेटमेंट आया था हमारे जो हमारे जो रिटर्न रिहेबिलिटेशन टीम है पीस फोरम, उनका स्टेटमेंट आया जी, हम तो बाहर बोल रहे हैं जो हम तो अमित शाह जी से मिलके आए, माला डाल रहे हैं नित्यानंद राय जी को जो एमओएस है। इतना झूठ और अफीम बेच रहे हैं, और कश्मीरी पंडित कोई बेवकूफ थोड़ी है, पढ़ी लिखी कौम है ये, तो किसको अफीम बेच रहा है यार? तो बाहर आके बोलता है जी मैं, हमको बोला गया कि हमको जो कश्मीरी पंडित बसाने थे, उसमें दम होता ऐसे क्वालिफाइड लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो 4 साल पहले 2 साल पहले पैदा हो गए पिक्चरों में और इनके न्यूज चैनलों यूट्यूब चैनलों पे आने लग गए। मैंने उनको बोला आपने नित्यानंद से ये नहीं पूछा, ये तो पीएम पैकेज मनमोहन सिंह का दिया हुआ है आज जट्टी किसने बनवाई? मेरे पास तो वीडियो है, उसका इनॉग्रेशन करने मनमोहन सिंह जी गए थे, साथ में उमर अब्दुल्ला जी खड़े थे, साथ में उस टाइम गवर्नर थे एनएन वोहरा जी, वो भी आज अवेलेबल पे। इन्होंने किया क्या है? और उसके बाद बोलती है जी हमने तो उनको रिहेबिलिट किया। कौन सा रिहेबिलिटेड? दे हैव टू लीव कश्मीर वंस दे गेट रिटायर्ड। व्हाट इज द रिहेबिलिटेशन? यही सवाल तो मैंने पूछे। आज जत्ती में देख लीजिए क्या क्या हालत है क्वार्टरों की। तो आप आपकी राय में राकेश जी, कश्मीरी पंडित समुदाय का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? देखिए, कश्मीरी पंडितों का भविष्य, जो हमारी आज की जो नई जनरेशन है, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई इंटरेस्ट है। ये हमारी आपकी मेरी लास्ट जनरेशन है जो वहां पैदा हुए हैं, जिनकी जड़ें हैं वहां से, उनका ही आज है कि वो चाहते हैं, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, अब कोई 80 का हो गया, कोई 90 का हो गया, कोई 70 का हो गया, वो भी चाहते हैं कि मेरा जो भी अब लाइफ बची हुई तो मैं अपने गांव अपने शहर में। मुझे ये बताइए विजय जी, मैं आपके माध्यम से अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में हमने जो सुना है, बचपन से सुना है कि कशीरी रूत कहा गया है कि इस माइग्रेशन से पहले हमारी 6 माइग्रेशन नहीं हुई। तो जी हमारे पूर्वज थे, हम ज्यादा इंटेलिजेंट, हम 6 बार हम वापस भी चले गए, जी और जी। रिरूट हमने किया। हमारी ही नस्ल, हमारी ही जनरेशन क्यों फेल हो गई 35 साल से? कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी। जी तो जी हमें उन बिल्कुल। पूर्वजों को सल्यूट करना चाहिए कि जिन्होंने अपरूट होने के बाद भी 6 साल के बाद में
6 बार अप्रूव होने के बाद में भी, चाहे वो 1930 का बट लूट है, चाहे अनंतनाग में आपको याद है 84 में जो मुफ्ती सईद ने वहां पे राइट्स कराए थे, पड़तू के मकान जलाए गए थे, उसके बाद भी हमने वहां पे अपने आप को खड़ा किया अपने टांगों में, बीइंग माइनॉरिटी कम्युनिटी, बीइंग ए मस्कुलर कम्युनिटी। आज की कम्युनिटी क्यों नहीं कर पा रही है पिछले 35 साल में? क्यों? कि टनल के पार यहाँ पे जो लोग आए, इन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली। आप बोलते हो ना कि आपकी वॉइस मैसेज आती है, तो आपका, मेरा खून बोलता है विजय जी, आज भी मेरा खून बोलता है, जी जी, बिल्कुल तभी सही मैं इनका बात। गला दबोचता हूँ। जी 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 जी। क्योंकि मुझे लगता है तो ये मेरी मेहनत को, 35 साल की मेरी एक्टिविज्म के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, जी 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 इसलिए मेरा जी। खून बोलता है विजय जी। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं भी एक अच्छे खानदान से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर रिटायर्ड एज ए रेंज ऑफिसर, माय ग्रैंडफादर वाज सिविल इंजीनियर, माय ब्रदर इज ए सिविल इंजीनियर, ही इज वर्किंग विद J&K गवर्नमेंट। चलो, मैं तो परिस्थितियों की वजह से बाहर आया हूँ J&K से, जी जी अदरवाइज जी मैं कोई अनपढ़ गवार थोड़ी हूँ। जी जी जी। खून मेरा बिल्कुल। इसीलिए बोलता है विजय जी, और कोई रीजन जी, नहीं मैं है। समझ गया। अच्छा, तो अंततः, क्योंकि आपके साथ बहुत मजा आ रहा है बात करने में, लेकिन अंततः प्रोग्राम हमारा लंबा जा रहा है। मैं एक लास्ट में आपसे ये जो एक सवाल है मेरी तरफ से, कि यदि आप समुदाय और देश के नेताओं को एक संदेश देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? देखिए, देश के नेताओं को ये समझना संदेश चाहिए कि, जरूरी है, नेताओं को बहुत जरूरी है, अपनी जनता को तो है ही, अपनी कम्युनिटी को। तो उनको देखो, अल्टीमेटली देश के नेता आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, हमने खुद ही अपने पैरों पे खड़े होना है। जैसे हम लोगों ने आज, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी मालूम है मेरे को, आज जो भी कश्मीरी पंडित विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन, बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, एफर्ट। पसीने बहा बहा के अपने कैंपों में रह रहे के आज की डेट में अमेरिका तक, जर्मनी तक, स्पेन तक, पूरे वर्ल्ड में पहुंच गए। बिकॉज हमारा कोई कश्मीरी पंडित रेलवे स्टेशन पे कटोरा लेके नहीं देखा गया, बस स्टैंड पे कोई कटोरा लेके नहीं दिया। उसके पीछे ये था, मुझे याद है जब 90s में मैं एक्टिविज्म में था, उस टाइम पे करण सिंह जी जो है हमारे, वो उस टाइम पे कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। तो एक बार इन्होंने ना कुछ कैंप्स का विजिट किया, और उसके बाद इन्होंने परेड ग्राउंड से एक भाषण दिया है, वो आप गूगल भी कर सकते हो सकता है अवेलेबल हो। तो इन्होंने बोला था कि आप जम्मू के लोगों को ये बोला था कि भाई, आप जो ये कम्युनिटी यहाँ पे आई है, आप इनसे सीखो। बोले, मैं इतने साल रहा हूँ मिनिस्टर, आप मेरे पास आते थे कि, और क्या मांगते थे मेरे से, कि मेरे को एक ठेके का लाइसेंस दे दो। तो आपको घर के बाहर ठेके खोल दिए, और आप तलवारें चलाते हो एक दूसरे को, एक गली में एक बदमाश, एक गली में एक बदमाश। क्योंकि मैं जम्मू में भी रहा हूँ, तो मैंने जम्मू का भी हाल देखा है। नहीं, जब मैंने हम आए विक्टर का थे भी, कश्मीर से, तो ये आपका कहना सही है, जब हम कश्मीर से आए थे तो 4-5 साल तक तो हमने बहुत झेला, क्योंकि बदमाश हर गली में थे, मैं गुंडे। वही बोल रहा हूँ। तो जी जी। उस टाइम पे करण सिंह ने उनको मैसेज दिया। बोले, मैं एक कैंप में गया, एक औरत को मैंने देखा कि वो एक स्टोव के ऊपर तपती धूप में खाना बना रही है, चावल जिसको बोलते हैं। एक हाथ से वो चावल को हिला रही है, और दूसरे हाथ से वो बच्चे को पढ़ा रही है। आप इन कम्युनिटी से जो घर से अपरूट हुई है, आप देख लिया, आज इसको पता नहीं है कि मैं सड़क पे हूँ, बट शी इज केयर्ड एंड बॉदर्ड अबाउट हर सन, कि वो बच्चे को आज भी एजुकेशन देना चाहती है कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बने। तो जी जी वही वही संस्कार हमारे काम आए, कि टुडे कश्मीरी पंडित्स आर वेल सेटल्ड अक्रॉस द ग्लोब। वही एक जी सीख है। नाउ यू सी द सिनेरियो ऑफ जम्मू आल्सो। तो वो गुंडागर्दी भी बंद हो गई, और उसके बिल्कुल बाद में बंद हो आज गई। बच्चे, जितने हमारे कश्मीरी पंडित डॉक्टर इंजीनियर निकल रहे हैं, उतने हमारे जो जम्मू के भाई हैं, उनके बच्चे भी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। जी जी तो जी हमने जहां गए, एक खुद तो किया ही किया, लेकिन जो हमारे साथ में रहे, तो उनको भी हमने, उन्होंने भी हमसे सीखा, उनको भी एक नॉलेज आई, उनकी भी आंखें खुल गई कि यार, इस कौम ने जी कितना झेला है, और उसके बावजूद भी जी जो आज भी देखो बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं। जी 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 जी। तो इसीलिए तो इसीलिए विजय जी, जो आपने ये सवाल पूछा कि देश के नेता कुछ नहीं करेंगे सर, हमें ही डिसाइड करना करना पड़ेगा हमें कि खुद ही करना है, क्या है। करना करना क्या है। हमें खुद ही है। तो आप आप अंततः, लास्ट लास्ट सवाल मेरी तरफ से आपको, कि आप कैसे देखते हैं कि कश्मीरी पंडित कैसे कश्मीर वापस जाएगा? क्या वन प्लेस सेटलमेंट, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, या अपने जो आबाई गांव है या शहर जहां वो रहते थे, या हाउसिंग सोसाइटी? देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मैं आज अगर आपका पीएम पैकेज का लेता हूँ आपको मुद्दा, पीएम पैकेज वाले भी आज की डेट में हर जगह पे क्वार्टर बनाएंगे। अब वहां श्रीनगर में लड़ाइयां शुरू हो गई, जब से जमन का अभी डिक्लेयर हुआ, लिस्ट निकली है। तो अभी से मेरे को पता चला कि कोई कोर्ट में जा रहा है, तो किसी को कि क्योंकि पीछे जो वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई थी, जो हमारे भाई बहन वहाँ पे रिमोट एरियाज में जॉब थे, तो उनको टेम्परेरी रिलोकेट किया गया श्रीनगर।
जी आप जब उनके जहां पे फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी वहां पे जब उनको आप बोल रहे हैं हम वापस जाइए, उनकी भी समस्या है कि उन्होंने बच्चों का वहां पे चारों ने एडमिशन कर दिया है, उनको अब 3-4 साल हो गए वहां पे रहते हैं, वो बोलते हैं हम क्यों जाएं वहां पे वापस। तो ये एक हमारा गवर्नमेंट ने हालत है कि आप कश्मीरी पंडित ही कश्मीरी पंडित के पीछे लगा दिया, अब कहीं के चक्कर नहीं लग गए। अभी एक लेकिन पीछे लेकिन हडो साहब, छोड़ आपको हुआ था, आपको लिस्ट रोकना अभी निकली। चाहता हूँ। इस बात पे रोकना चाहता हूँ हडो साहब, बीच में आपको टोकना चाहता हूँ कि जो 2018 का एक जो इनका निकला है ऑर्डर, कि इस ऑर्डर में जो ने एक ऑर्डर निकाला है कि किस तरह से नोटिफिकेशन में लिखा है कि किस जो उन्होंने बनाया था उसमें रूल, किस रूल के अंदर हम इनको ये फ्लैट दे देंगे। तो जेवन के लिए स्पेशली कैसे अलग से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जबर के लिए इन्होंने देखो ये ऐसी नोटिफिकेशन खाली जबर इन्होंने बाद में एक नोटिफिकेशन ये निकाली थी कि फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसमें क्या हो गई अब कि बता रहा हूँ पे गांव और शहर भाई है और शहर वाले मेरे भाई है, वो अल्टीमेटली कम्युनिटी। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब जो श्रीनगर वाले 14 साल से रह रहे हैं, राज्य में रह रहे हैं, जवाहर नगर में, जब हम्म, हम्म, इंदिरा नगर, मैं पीछे इलेक्शन भी लड़ा था, तो क्या हो रही है कि अब जी, चाहते हैं कि जो 14 से पे रह रहा है और उसकी फर्स्ट प्लेसमेंट श्रीनगर में हुई है, तो वो 14 साल से रेंट हम्म, भर रहा है। अब वो बोलते जी हम्म, प्रायोरिटी तो मेरे को देनी चाहिए ना, क्योंकि मैं 14 साल से रेंट पे रह रहा हूँ। आप समझ गए मेरी बात। तो ये मैं समझ प्रॉब्लम गया। वहां पे गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, और यही जानबूझ के फर्स्ट क्रिएट किया जा रहा है, और खासकर ये फर्स्ट क्रिएटर हमारे ही लोग हैं। मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, जैसे आप बोलते हो ना, मैं कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही सही, मैंने बिल्कुल। पीछे एक आरटीआई करी थी। हम हम्म, हम बात करते हैं जी एसआरओ 412। एसआरओ चार हम्म, सौ बारह में ये है कि किसी की एक गांव से दूसरे गांव में पोस्टिंग नहीं हो सकती है। हमारे हम्म, 44 लोगों की मेरे पास लिस्ट आ चुकी है जो जम्मू में मजे कर रहे हैं। हाँ, उनको डेपुटेशन में रखा गया, जिसमें 31 लोग तो आपके रिलीज कमीशन ऑफिस में है, जहां से आपके ऑर्डर की बात कर रहे हो, वहीं से तो हम्म, ऑर्डर निकल रहे हैं सारे। डीडीएमआर से तो ऑर्डर निकल रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर साहब से मैं तो सवाल पूछूंगा अभी, मैं तो पीआई करने जा रहा हूं कि मुझे ये बताइए, हालांकि मेरे वो दुश्मन नहीं है, लेकिन वो किसके सगे संबंधी है, किसी बीजेपी हम्म, नेता के यार दोस्त हैं, भाई भतीजे हैं, कि वो पिछले इतने सालों से बैठ रहे हैं। और जो हमारे राहुल भट्ट जी या रजनी बाला या दीपक सिंह की किलिंग के बारे में जो 9 महीने तक जम्मू की तपती धूप में और बारिशों में वहां पे कैंप लगा के बैठ गए कि हमारा रिलोकेशन करो। हाँ, उस टाइम पे यहाँ भी आए थे जंतर मंतर पे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। क्या वो किसी के सगे संबंधी नहीं है, उनका कोई अप्रोच नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में? तभी मैंने आरटीआई की है, दिखाने के लिए कि सिस्टम में फेलियर क्या है, पेंटेरिज्म क्या चल रहा है, फेवरिज्म क्या चल रहा है वहां पे। ये तो क्लेम कर हम्म, रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की उनकी आंखें बंद पड़ी है क्या? मैंने अभी पीछे जो सकीना यक्कू है, वो कोई डीडी न्यूज पे थी, मेरे को किसी का फोन आया, पूछ लो सवाल। मैं आधा घंटा लगा रहा, किसी तरीके से फोन ही नहीं मिला। फाइनली मैंने व्हाट्सएप पे उनको डाल दिया, मैंने बोला इन 44 लोगों की, जिसमें मैक्सिमम आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जरा इनका पता कर लीजिए कहाँ लापता हो गए कश्मीर से। जी जी मैंने लिस्ट जी, भेजी उनको, मिनिस्टर को। मैंने, हाँ, बड़े बड़े दावे कर रहे हो वहां पे, ये फेवरिज्म किसके लिए है वहां पे, कौन कर रहा है फेवरिज्म? सही तो ये सही। जो लड़ाइयां अभी आप 2018 की बात करें, ये भी हमारे लोग ही करवा रहे हैं। राकेश जी, कमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा। एक वीकिंग लिख रहे हैं, व्हेन 6000 क्वार्टर्स वायर to be made for 6,000 number of employees, then why criteria of couple was being put in the allotment? Secondly, career progression is also being snatched, apathy unleashed. Ask for transfer of package employees to anywhere in UT of JNK. It is just a job package and must be treated like that. Kashmir is a war zone and PM package Kashmiri Pandits are thrown to wolves. अब देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट ये दे रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यही है जो मैंने आज आपको अभी आपके साथ शेयर भी किया, व्हाट्सएप पे भी डाला, क्योंकि आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। मुझे कोई फोटो जी शूट के लिए आगा साहब से मीटिंग नहीं करानी थी, तो मैं 4 दिन के बाद भी जा सकता। इनफैक्ट मैं कल ही वापस लौट रहा हूँ, अभी मैं कहीं मैरिज फंक्शन में आया हूँ यहाँ पे उत्तराखंड में। जी जी। मैं अपनी फोटो खिंचाने नहीं गया था कि मैं पार्लियामेंट के बाहर फोटो खींचूं और बाहर बोल दूं कि मैं मोदी जी से मिलके आया। तो मैं इसीलिए अपने टीम को वहां पे भेजा था, और मैंने शेयर भी किया कि व्हाट मेमोरेंडम वो हैव गिवन टू हिम। उसमें पीएम जी पहले जो भी आपको कम लिख रहे हैं, उनको मैं आपके माध्यम से बोलना भी चाहूंगा कि मेरा नंबर है जी। 9599935837। तो मैं अगर चाहे तो मैं उनके साथ एक मेमोरेंडम भी शेयर करूंगा, तो जिन्होंने जो भी सवाल उन्होंने पूछे हैं, वो ऑलरेडी मैंने जी माननीय
जो हमारे श्रीनगर के एमपी है, इलेक्टेड एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे मैंने मेमोरेंडम भी दिया है कि सर आप ये देख लीजिए। अब चलो चलो दिल्ली रिलीफ वालों की तो बात अलग है कि आप पार्लियामेंट में वो बता रहे हो कि मैं मुद्दा उठाऊंगा, या उन्होंने आज आश्वासन भी दिया कि वो एलजी से मंडे को बात भी करेंगे ताकि इनका जो पिछला वाला रिलीफ है जो इनका होल्ड किया गया है कि वो रिलीज कर दे, जो उन्होंने आश्वासन दिया उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी आएंगे व्हाट्सएप पे, जी जी जो जी। हमारी टीम वहां पे गई थी। तो मेजरली उसमें ये इशू एक था दिल्ली वाला, जो अपना एमएसपी का इशू था, या वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, जम्मू में अलग कानून, यहाँ पे अलग कानून, वो सारा हमारी टीम ने उनको ब्रीफ किया है, वो मेरे मेमोरेंडम में भी लिखा हुआ है। और जो ये जी। आपको सवाल पीएम पैकेज की तरफ से आ रहा है, तो उनको उसका जवाब भी मिल जाएगा। अगर ये पीएम पैकेज के ग्रुप में है तो वहां पे ऑलरेडी वो सर्कुलेट हो रहा है, ताकि उनको ये पता रहे कि मैंने आज एमपी साहब को क्या कह दिया है। उसके दो दो रीजन है, एक तो ये जी। श्रीनगर से है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरी है ये पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, और तीसरा जी ये है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार है। तो मैंने जी। इनके ही आज पल्ले बाल डाल दी कि सर कम से कम आप दिल्ली का तो चलो बोल रहे हैं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करनी पड़ेगी, वहां तो आप मालिक हो, वहां तो आप डिसीजन ले सकते हो, आप किसी भी डीसी को, कमिश्नर को जी कि खड़ा कर सकते हो। आप तो डुल्लू जी। साहब जो बिल्कुल हमारे चीफ बिल्कुल। सेक्रेटरी है उनसे भी बात कर सकते हो। उन्होंने जी बोला जी। आंटू जी मुझे मालूम नहीं था कि पीएम पैकेज वालों की वहां पे ये दुर्दशा है, और ये कायदे कानून जो बना रखे हैं वहां पे कि उनको दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट एम्प्लॉयज, उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं है, उनको वहां पे ट्रांजिट। यहाँ तो बोलते हैं हमारे जो पीस फोरम से पीछे स्टेटमेंट आया था कि नित्यानंद राय जी ने बोला कि हमने पीएम पैकेज को रिहेबिलिटेट किया। अरे कौन सा रिहेबिलिटेट किया यार, पहले पढ़ के तो जाते भाई। उन्होंने विचार उनसे लिख के दिया हुआ कि रिटायरमेंट के बाद उनको क्वार्टर छोड़ने, तो आप सवाल तो पूछ लेते सर आप क्या बोल रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है। और यही तो जी। प्रॉब्लम है, सेंटर में ऐसे लोग जाएंगे तो वो कंफ्यूज करके ही आएंगे ना उनको, और खुद भी कंफ्यूज है। कंफ्यूजन। जी जी यार आप पढ़ के तो जाते हैं ना कि पीएम पैकेज वाले किन कंडीशन पे गए हैं वहां पे। आप तो जी उनसे काउंटर जी। सवाल कर सकते थे ना, आप बोल रहे हो कि पीएम पैकेज जो हमने करना था हमने कर लिया, क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो बेवकूफ आदमी। पूछते ना सर हम्म। ये है आपका जी पीएम पैकेज जी। की पॉलिसी, पढ़ लेते ना, कि बोलते उनको काउंटर करते। ऐसे अनाड़ी लोग जाएंगे तो कंफ्यूज करके ही तो आएंगे। ये इसीलिए तो मेरे को कंफ्यूजन खुंदक आती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो राकेश शंडो साहब, आपके साथ आज बहुत अच्छा लगा, और जो आपकी बैकग्राउंड जो है उसको भी सुना, जो आप अभी एक्टिविज्म कर भी रहे हैं। आज जो आपने बताया कि आगा सैयद साहब से मिले भी, आप जो एमपी है हमारे श्रीनगर के एनसी के, उनसे भी आपकी टीम मिली है, और जो कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा है, जो परेशानियां है, चाहे पीएम पैकेज हो या जो दिल्ली एनसीआर में जो रिलीफ से रिलेटेड इश्यूज हैं, बाकी बहुत सारी चीजें आपने बताई है। और तक्ष रहना लिख रहे हैं, इट इज डीपली disheartening to see the disregard for the hardships faced by PM package employees, particularly those from the KP community. नहीं दैट इज ट्रू, मैंने वही बता रहा हूँ आपको, उनसे डिटेल में डिस्कशन भी हुआ है, और मैंने जो आज उनको मेमोरेंडम दिया है उसमें मैंने आपको वैसे ही बताया कि 90% जो मेमोरेंडम है इट इज एड्रेस टू पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू देम। मैं विजिट करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। मैं खुद कैंप में 2 दिन 3 दिन बिताए हैं। जो मैंने आपको वैसे ही बताया, वंदहामा कैंप में हम रहे हैं, वहाँ पे मेरे साथ में कोई 70-80 लोग थे, जो 3 बसें में यहाँ से खीर भवानी लेके गया था। उसके अलावा मैं ट्रांजिट कैंप वहाँ पे काफी विजिट किए, मैंने हालत देखी है वहाँ पे, जो वहां पे अभी सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, वाकई में दे आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ, जो मैंने आगा साहब वीर को जी आज रैना बोला भी लिख है। रहे हैं, वीर जी रैना लिख रहे हैं वेसू से। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई लीडर्स विद इन द पैकेज एम्प्लॉयज कम्युनिटी एंड ब्रॉडर कश्मीरी पंडित लीडरशिप आउटसाइड आर नॉट स्पीकिंग आउट अगेंस्ट दीज प्रैक्टिकल लोकेशंस। जी देखिए बात तो वही है कि मैं बार बार ये फैक्ट भी है जो वैसो से लिख रहे हैं, शायद इन्होंने मेरे से बात भी करी थी, कि कुछ लोकेशंस ऐसी आइडेंटिफाई की गई है जहां पे अभी क्वार्टर बन रहे हैं, कि वो एरिया तो मतलब ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं कि वहां पे फ्लड आता है। क्या इन्होंने उस डिपार्टमेंट से वहां से सर्टिफिकेट ले रखी है क्या, कि आप पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो पा रहा है जहां पे कि आपने पहले क्लियरेंस तो लो कि भाई जहां सैलाब आ रहा है। आपने तो वैसे ही हम कश्मीरी पंडितों को वहां पे जंगलों में पहाड़ों पे भेज दिया, ठीक है। जैसे हमारे पीस फोरम वाले बोल रहे हैं जी हम तो अब वहां पे कॉलोनियां बनाएंगे, वो भी तो जंगल ही है। तो सवाल प्रॉब्लम यही है कि लैक ऑफ लीडरशिप। ये क्वेश्चन पहले उठाना चाहिए था, आज मैं हो सकता है लेट उठा रहा हूं। बाकी जो भी और एक समस्या ये कमेंट बता रहे हैं। और एक कमेंट सुनिए, मैं कमेंट सुनाऊंगा आपको कि हमें तो व्यथा पता ही है, आपको भी और मुझे भी। ये लिख रहे हैं, रेपुटेशन इज नॉट ऑन द शोल्डर्स ऑफ पैकेज एम्प्लॉयज,
employees are just employees and must not be narrated as false torch bearers of rehabilitation of entire KP community. मैंने कब बोला कि वो टॉर्च बेयरर्स है? मैं तो बोल रहा हूँ कि दे आर नॉट रेहबिलिटेटेड। मेरा पहला जवाब ही उनको यही है कि मैं तो बोल रहा हूँ कि आपकी रेहबिलिटेशन कहाँ है? आप जब कल रिटायर हो जाओगे, आपने ये जम्मू मेरा दिल्ली कहना बॉम्बे वही कलकत्ता है, कहीं भी जाना है। एम्प्लॉयज आर जस्ट एम्प्लॉयज। उनके कंधों पे क्यों थोप रहे हो कि आपको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं? हम तो यहाँ काम करने आए हैं, रिहैबिलिटेशन हमें इकोनॉमिक पैकेज है। नहीं, वो बात तो सही है, वो इसीलिए मैंने वो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके कनेक्ट में कोई भी हो पीएम पैकेज वाला, उनसे आप वो मंगवा लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। कोई मैं फोटो खिंचाने के लिए टीम नहीं भेजी थी वहां पे। तो जी और जो जो जी इनके मसाइल हैं, जो इसके ऊपर पूरा डीपली मैंने थॉरोली डिस्कशन किया है। ये मैंने कोई खुद से नहीं बनाया है। तो ये पीएम पैकेज से ही जो फीडबैक आया है लोगों से, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग से वीर जी लिख रहे हैं फ्रॉम फीडबैक पुरखू आया है, जगती उसको मिश्री कंबाइन वाला करके कैंप। जी जी, वीर जी लिख रहे हैं फ्रॉम पुरखू जगती मिश्री वाला कैंप, मुट्ठी नगरोटा कैंप, बटर बालियां उधमपुर, स्टेडियम उधमपुर कैंप एंड काउंटलेस अदर प्लेसेस वी हैव वंडर्ड विदाउट एवर फाइंडिंग ए प्लेस वी कैन ट्रूली कॉल होम। अब बताइए कहां से नहीं, कहां हम बिल्कुल सही दरबदर है। हो रहे हैं पिछले 35 सालों से। ये कह रहे हैं कि कहीं घर ही नहीं हमें मिल रहा है, लेकिन हम भटक रहे हैं। एक त्रावण भेजे श्रावण, घर कहाँ है? वही मैंने आज मेमोरेंडम में भी, मैं इसीलिए बार बार मेमोरेंडम को रेफर कर रहा हूं कि मेरे से जितना बन सका, जो भी नॉलेज में और जो मैंने देखा, अपनी आंखों से फीडबैक भी लिया, ये मेरा खुद का मेमोरेंडम नहीं बनाया गया। इसमें नगरोटा को भी कवर किया गया, जगती को भी कवर किया गया। इसमें जितने भी कैंप होल्डर्स हैं हमारे, उनकी दुर्दशा आगा साहब को सुनाई है मैंने, पूरा उनको बताया है। शाम को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो टीम अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग डालेगी क्या क्या उनका डिस्कशन हुआ, बट उन्होंने बाहर निकल के मुझे क्या फीडबैक दिया है। तो आगा साहब ने बोला कि मुझे चरारी शरीफ, या जब मैं इवन इलेक्शन में खड़ा हुआ था एज ए कैंडिडेट, और मुझे पता था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी पंडितों के 6,000 वोट भी नहीं है। आप उस स्टेटमेंट को गूगल कीजिए। आगा साहब ने वहां से बोला था कि मैं उनके पास क्यों गया था, विच अट्रैक्टेड मी। उन्होंने बोला था कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि कश्मीरी पंडितों को मैं वापस लेके आऊंगा, बाइज्जत यहाँ पे बसाऊंगा, रोड मैप मैं बना रहा हूं इन कंसल्टेशन विद कश्मीरी पंडित्स। उन्होंने बार बार रिपीट किया है कि रोड मैप के लिए मैं, पीछे मैंने एक ऑडियो भी डाला था कश्मीरी पंडितों अपने समाज में, कि आगा साहब को हमने एक्स पे भी पूछा, जो शाम को डिबेट पे, कि आगा साहब आप बताइए जोनोसाइड बिल का, जोनोसाइड बिल हमारा पार्लियामेंट में हैंग हो रहा है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। आगा साहब ने हमसे ये पूछा कि बोले आप मेरे को वो जोनोसाइड बिल शेयर कर सकते हो क्या। उनके पीए से हमने वो शेयर ऑलरेडी किया, वो आगा साहब के पास पहुंच चुका है। ही स्टडिंग ऑन जोनोसाइड आल्सो, जो ऑलरेडी ड्राफ्ट बिल हुआ है कि 1990 का जो कश्मीरी पंडितों का जोनोसाइड हुआ, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल तो रही है बट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसको अप्रूव नहीं करती है, ऑफिशियल नहीं कर पा रही है। ये सवाल भी हमने ऑलरेडी आगा साहब के जोले में डाल दिया। क्यों? कि उन्होंने खुद ही हमको ये बोला कि मैंने फिर भी इतारे शरीफ से बोला कि माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू ब्रिंग बैक माय ब्रदर्स कश्मीरी पंडित्स बैक टू देयर रूट्स। वो यहाँ से उस टाइम पे 90 में मैं, उन्होंने बाद में माफी भी मांगी कि जो 90 में हुआ, मैं तब छोटा था। ही इज हिमसेल्फ ए विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इनके फादर को मारा गया, शायद जी लोगों जी। को पता ही नहीं होगा। ये राकेश खुद शंडो साहब टेररिज्म हम के यही विक्टिम रहे, इनके चाहेंगे। फादर को मारा गया है। तो मैं जी इनके राकेश पास शंडो ऐसे साहब। कोई चाय पीने नहीं गया था वहां। इन्होंने खुद बोला, चाजी शरीफ से भी इलेक्शन भी नहीं हुआ था, और इनको मालूम था कि मेरी बडगाम सॉरी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 6,000 वोट होंगे कश्मीरियों के, 10,000 वोट होंगे कश्मीरियों के, नॉट टू। और उसके बाद भी मैं कश्मीरी पंडित नहीं, आज भी उन्होंने यही चीज बोली, बोले मेरे को पता है कि एक भी कश्मीरी पंडित ने एनसी के नाम पे मेरे को वोट नहीं डाला होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए काम करूंगा, बिकॉज आई नो द पेन। मैंने सुना है, मैं छोटा था उस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस आदमी का खुद का फादर मरा हो, इन्हीं मिलिटेंट्स से मारा हो, वो ही कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ वो विक्टिम्स ऑफ यस यस। जोनोसाइड और व्हाट यू कॉल जी एक्साइल। जी 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 राकेश शंडू जी, हम जरूर चाहेंगे कि जो हमारे एमपी साहब हैं एनसी के, जो उनके साथ आज आपकी जो टीम मिली थी उनके साथ श्रीनगर से, तो वो भी, और हमारे जो एलजी सरकार है, एलजी से हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो नई हुकूमत यहाँ की बनी है, ये सारे मिल के एक रोड मैप बनाए और जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेशन और जो इनके
चाहे एम्प्लॉयज हैं, जो भी हैं, जिनकी भी परेशानी इस टाइम है। दिल्ली में हमारे रिलीफ के लिए लोग पिछले 8-9 महीने से परेशान हैं। सबों को एड्रेस किया जाए और ताकि राहत मिल जाए। राकेश मंडो साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और आप अभी उत्तराखंड से हमें ज्वाइन हुए हैं और आपने हमारे साथ बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो, ये मैसेज मेरा चला गया अपने समाज को जरूर कि इस जरूर उम्र में जरूर, भी आप मैं दे अभी सकते हैं, दे सकते हैं। है। आप दे सकते हैं मैसेज, अगर कोई आपने देनी है प्लीज। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अपने समाज को ये आश्वासन दे सकता हूँ, ऑनेस्टली, डेडिकेशनली। और आज से कशिर पे बना गाड़ी से 5000 तो पैर से 5000, तो ऑनेस्टली जितना मैं कर सकता हूँ समाज के लिए, जो लोग मेरे साथ थे, कोई वॉइस चांस जी कि उनको अब स्पेशल कुछ पीआरओ या पता नहीं क्या बना दिया है हरियाणा गवर्नमेंट में, वो अब चीफ मिनिस्टर के साथ रहेंगे। ऐसे जी लोग जी भी हैं हमारे समाज में तेरा नाम लिए हुए, कि जिन्होंने अपने घर भर लिए और कश्मीरी पंडितों को बेचा, मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने सैक्रिफाइस दी उनको बेचा, हमारी एग्जाइल बेची। खैर, मेरे को कुछ नहीं है, वो उनका कारोबार है, वो उनकी कॉन्शियस है। अल्टीमेटली ऊपर जाके सबको जवाब देना है, मुझे भी देना है, जी आपको भी जी, देना है, उनको भी जवाब देना है। बहुत तो बहुत मैं समाज के धन्यवाद। लिए करूंगा, आई बिलीव इन कर्मा। मैं सुबह उठ के भगवान के सामने घंटा नहीं बजाता हूँ, टीका नहीं करता हूँ, फिर दिन में जाके 4 लोगों को बेवकूफ बना के झूठ बोल के आता हूँ। मैं आई बिलीव इन ओनली वन थिंग, जो मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा है, नेकी करो, दरिया में डालो। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पर्सन यू आर इवन हेल्पिंग विद ₹10। डोंट कर्म। एक्सपेक्ट ही विल रिटर्न बैक टू यू। और दूसरी यस बात है, यस। कर्म करो। जी फल देने वाला तो ऊपर वाला है। चाहे मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, मैं जरूर भगवान के सामने सर झुकाता हूँ। जी जी खीर भवानी जी भी जाता हूँ, जीठर भी जाता हूँ, यहाँ भी मंदिर में जाता हूँ जब भी कोई बड़ा दिन होता है। बाकी जो ठीक। मैं सुबह टीका करके निकलूं और 10 लोगों को बेवकूफ बनाऊं, मेरी कॉन्शियस में नहीं है। वो कर्म करता रहूंगा, अल्टीमेटली फल तो ऊपर वाले ने देना है। और मेरे को तो मतलब कम्युनिटी वाले देख भी रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे। मैं उनको ये भी बोलना चाहूंगा, आई हैव बीन ब्लंट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई विल बी ब्लंट फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। जब तक भगवान ने लिखी हुई है कितने साल है और कितने दिन है, और तो मैं समाज के लिए लड़ता रहूंगा एटलीस्ट। आज विजय जी, एक खुशी मैं एक बात बताऊंगा आपको। आज मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये है, जो मेरे को रोज एनर्जी देती है, वो ये है कि यार मैं कुछ तो कम्युनिटी के लिए आवाज उठाने में, भले मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, पिछले 35 साल से तो आवाज उठाता रहा हूँ, उठाता रहूंगा और मरते दम तक उठाता रहूँ। और आई विल ऑलवेज फाइट फॉर जस्टिस। मैं किसी को धोखा, किसी को चेट के, किसी को बेच के, किसी को इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके नहीं कर सकता, और मेरी कॉन्शियस में नहीं है। मैंने राकेश पैसा जी बहुत आप देखा है लाइफ में। राकेश जी, आप अपने समाज के लिए इतना कुछ करते हैं। हमारी तरफ से आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।